हेलो एस्पिरेंट्स, मैं नवीन अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल में। हम लोगों ने जो लास्ट में जो प्री बूस्टर डोज दे रखा है पीटी के लिए, उसी प्री बूस्टर डोज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे उसको आगे करवाते हैं। अभी तक हम लोग यूनियन बजट, बाहर यूपी के पर्यटन, यूपी संबंधित 175 पॉइंट हैं, सुपर फास्ट हम लोग चल रहे हैं। अभी हमने यूपी का बजट देखा था सुबह की क्लास में, अब हम इसको देखते हैं, इसके आगे चलते हैं। ये जो सेक्शन होगा इसमें हम लोग इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, केंद्र का इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 22 का, उससे संबंधित महत्वपूर्ण डाटा है। अब की बार जीएस 100 पार प्री बूस्टर सीरीज में, प्री सुपर डोज सीरीज, और इसी में हम लोग अब चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ये याद रखना डियर, बजट से एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। वो पूरे इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, बजट होता है जो ईयर चल रहा है और आगे के लिए 2024-2025 के लिए इकोनॉमिक सर्वे जो है लास्ट ईयर में जो ईयर इकोनॉमी में हुआ है उसके बारे में हमें देता है, राह देता है, बताता है, और इसी के आधार पर बजट का निर्माण किया जाता है। पीडीएफ कहाँ गई? ये इकोनॉमी का कुछ डायग्राम का डाटा है जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। इसको हम लोग बाद में देखते हैं, इसको जस्ट एक रिवीजन में देख लेंगे। इस डाटा को हम लोग, जो भारत सरकार का डाटा है, इसके बाद सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो सूचना दी गई है उसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ये स्टेट पीसीएस के ओरिएंटेड के है, स्टेट पीसीएस। इसके अंदर फैक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि स्टेट पीसीएस में थोड़ा फैक्ट आता है, और कंक्लूजन का भी हमने थोड़ा डाला है क्योंकि यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस नहीं है या एमपी पीसीएस नहीं है, और अब फैक्ट भी ये पूछेगा। तो 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर की जो जीडीपी वृद्धि दर रही है 8.2 रही है। पहली बात ये सूचना मिल गई। जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो लगाया गया नेक्स्ट ईयर के लिए 6.5 से 7% के बीच में रहने का अनुमान लगाया है केंद्र सरकार ने। राजकोषीय घाटा का जो अनुमान लगाया, राजकोषीय घाटा जो था 5.6 हुआ था लास्ट ईयर में, वर्तमान में ईयर जो चल रहा है इसका अनुमान 4.9% अनुमानित है, इस साल घटेगा राजकोषीय घाटा। 23-24 में मार्च अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार 646.4 बिलियन डॉलर रहा है। तो ये डाटा एक्चुअल है, ये डाटा स्थायित्व है क्योंकि वो करंट का नहीं पूछ रहा है आपसे, तो ये डाटा पूछा जा सकता है। 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन जो रहा है 328.9 मिलियन टन रहा है। ये डाटा अंतिम होता है, इस डाटे में कोई परिवर्तन नहीं होता ना। डाटा दे 3 बार 4 बार आता है, साल में एक बार का डाटा होता है, ऑफिशियल डाटा होता है, इसीलिए ये डाटे से प्रश्न डायरेक्ट बन भी सकते हैं। औद्योगिक वृद्धि दर जो है 9.5 लगाई गई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो कितनी होगी 9.5 के हिसाब से होगी। तो स्टेटमेंट ये भी बन सकती है ऑल ओवर जीडीपी वृद्धि दर से ज्यादा औद्योगिक वृद्धि दर होगी। ठीक बात है, औद्योगिक वृद्धि दर जीडीपी में 6.5 है तो यहाँ 9.5 है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है 7.6। इसका मतलब वर्तमान में सरकार जो है उत्पादन को बढ़ाना चाहती है, औद्योगिक वृद्धि को बढ़ाना चाहती है क्योंकि रोजगार यहीं से क्रिएट होता है। और सेवा क्षेत्र से क्या आता है? सेवा क्षेत्र से जीडीपी बढ़ती है। 2023-24 में आयात जो रहा है 675.4 बिलियन डॉलर का रहा है और निर्यात 437.1 का रहा है। इसका मतलब हमारा जो है व्यापार घाटा बड़ा है और व्यापार घाटा हमारा काफी लंबे गैप का है। डॉलर गिरने का, रुपया गिरने का एक कारण ये भी होता है। ये मैंने एक शॉर्ट बनाया था, भारत में रुपया गिरने के क्या कारण है, एक बार उसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आया तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि रुपया कॉन्स्टेंटली गिर रहा है पिछले 6 महीने से। प्रस्तुत हुआ 22 जुलाई 2024 को प्रस्तुत हुआ था बजट प्रस्तुतिकरण के ठीक एक दिन पूर्व, और हर बार ठीक एक दिन पूर्व ही होता है ये। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उनके मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा जारी की जाती है। इसीलिए इसको ऑफिशियल डाटा, इसीलिए इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है भारत सरकार की, इसीलिए इसकी इतनी मान्यता है। नेक्स्ट, कुल 13 अध्याय हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, कुल 13 अध्याय हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को कुल 13 अध्यायों में बांटकर वर्णन किया गया है। ये डाटा ऐसे आ सकता है कि आपको निम्न में से आर्थिक सर्वेक्षण के लिए कौन सा डाटा सही है कौन सा गलत है वो फैक्ट बताइए, तो उन फैक्टों में से एक फैक्ट है ये। मुख्य आर्थिक सलाहकार इसको करते हैं। अध्याय 1 क्या कहता है? अर्थव्यवस्था की स्थिति निरंतर आगे बढ़ती हुई है। अर्थव्यवस्था निरंतर आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। 3.2 वृद्धि, वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा 2023 में भारत की वृद्धि दर वैश्विक वृद्धि दर से ज्यादा है। यह स्टेटमेंट सही है? यस सही है, क्योंकि वैश्विक वृद्धि दर 3.2 रही है। समग्र जीवीए में हिस्सेदारी किसकी रही है?
ये देखो जो बिहार में क्वेश्चन आया था, यहां से क्वेश्चन उठा था बिहार बीपीएससी में। कृषि क्षेत्र में 17.7 रही है, उद्योग क्षेत्र में 27.6, सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहती है। उसने परसेंटेज पूछ ली थी, अगर परसेंटेज ना लिखी हो, डाटा ना लिखा हो तो याद रखना सबसे ज्यादा जीवीए में हिस्सेदारी सेवा की है भारत में, फिर उत्पादन की है, कृषि की सबसे कम रहती है। सेवा निर्यात कितना रहा है? सेवा निर्यात 341.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा है 2024 मतलब लास्ट ईयर। अभी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। चालू खाता घाटा, चालू खाता घाटा जीडीपी का 0.7% रहा है, 0.7% रहा है शुद्ध चालू खाता घाटा। शुद्ध एफबीआई प्रवाह कितना रहा है भारत में? कितना एफबीआई का जो प्रवाह है कितना हुआ है? 44.1 बिलियन यूएस डॉलर। एफडीआई का जो डाटा है ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आज ही डाला है, देख सकते हैं यहां से आप। शुद्ध एफडीआई का प्रवाह कितना रहा है? 26.5 बिलियन रहा है, मतलब एफडीआई इन और एफडीआई आउट के बाद जो बैलेंस रहा है इतना रहा है। मौद्रिक प्रबंधन व वित्तीय मध्यस्थता स्थिरता ही मूल मंत्र है, यह सेकंड अध्याय था मौद्रिक प्रबंधन। प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में अलग से मैंने डाल दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, इसलिए हमने यहां भी लिखा है। और याद रखना एक बुक भी आई है नेक्सस, वो एआई के हार्मफुल इफेक्ट्स पे है, मगर ये प्रोजेक्ट नेक्सस दूसरा है और वो बुक नेक्सस जो है वो दूसरी है। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? आरबीआई के लिए, आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल है। ये मैंने डिटेल प्रोजेक्ट में करवाया था, एमसीक्यू जो दृष्टि वगैरह चल रहे हैं उसमें किसी ने इसको सम्मिलित नहीं करा, मैंने नहीं किसी ने, मगर डिटेल में जो करवाया था मैं जनवरी से अक्टूबर वाला 2-2 घंटे की सीरीज चलाई थी, जिसमें जुलाई तो शायद हुआ था 4 घंटे में और सितंबर 4 घंटे में हुआ था, बाकी सब 2-2 घंटे में हुए थे जो कंसेप्चुअल करंट अफेयर थे। उसके अंदर डिटेल में मैंने ये बताया था। आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस को चला रही है, उसमें 4 आसियान देश हैं, तो ये क्वेश्चन हो सकता है किसके सहयोग से? आसियान के सहयोग से, एशिया पैसिफिक कंट्रीज के सहयोग से, सार्क कंट्रीज के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो आसियान के सहयोग से। आसियान के 4 देश हैं, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और भारत की फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है। इन देशों में जो यूपीआई से फास्ट पेमेंट सिस्टम होती है या इंटरनेट के थ्रू फास्ट पेमेंट सिस्टम होती है, उससे इसको जोड़ना है। इसको सरकार इसको लागू करना चाहती है 2025 तक। सरकार इसको लागू करना चाहती है 2025 तक। एमएफआई के क्षेत्र कौन से हैं? भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में भारतीय माइक्रो फाइनेंस संस्थान क्षेत्र चीन के बाद दूसरा बड़ा है। एमएफआई के बारे में पढ़ चुके हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं ये, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इनके बारे में पढ़कर हमने जाना था कि इनके बारे में हमने पढ़ा था और इनके बारे में पढ़ने में हमने जाना था ये नाबार्ड इनकी सेमी रेगुलेटरी बॉडी है। चाइना के बाद एमएफआई जो है भारत में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक, ये अलग से क्वेश्चन आता है, वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये आरबीआई जारी करता है। मार्च 2023 में 60.1 से बढ़कर मार्च में 64.2 हो गया, मतलब वित्तीय समावेशन की ग्रोथ अच्छी खासी है। भारतीय शेयर बाजार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया में 5वें स्थान पर है। अलग से मैंने टेलीग्राम में इसका स्क्रीनशॉट डाला था। फर्स्ट एनवाईसी है, एनवाईसी सेकंड नंबर पे जापान है, भारत 5वें नंबर पे पहुंच गया है। नेक्स्ट अध्याय 3, यह अध्याय भी याद रखना, हो सकता है अध्याय मैच करने के लिए दे दे। कीमतें व मुद्रास्फीति नियंत्रण में बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता। रियायती कीमत पर खाद्यान्न दिया जा रहा है। भारत आटा, ये ब्रांड है, भारत ब्रांड सरकार ने बनाया था। भारत ब्रांड दाल है, चावल है, इसमें तेल वगैरह काफी आइटमें आती हैं, दालें भी आती हैं इसमें। आटे की कीमत 27.50 रुपए किलो रखी गई है 1 किलोग्राम। चावल 29 रुपए किलोग्राम रखा गया है। आईएमएफ मुद्रास्फीति दर का अनुमान, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मुद्रास्फीति दर भारत में रहने का अनुमान कितना लगाया? 4.6 लगाया है और भारत में ये 4.1 भी गई है और भारत में ये 5.2 तक चली गई है। 2025 में भारत के लिए 4.2 लगाई है, 2025 में कम होगी मुद्रास्फीति दर, महंगाई कम होगी नेक्स्ट ईयर। अध्याय 4 कहता है बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता, मगर बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता कैसे रहेगी? वैश्विक एफडीआई 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वैश्विक एफडीआई भारत में आई थी। भारत का कुल निर्यात 776 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर गया था। कुल आयात भी बड़ा है, निर्यात भी बड़ा है। रक्षा क्षेत्र
वित्त वर्ष 2023-24 में 1,08,684 करोड़ रुपए लगा रक्षा बजट रहा था। वित्त वर्ष में वित्त शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में स्थान आ गया है भारत का। शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों में भारत का स्थान 5वें नंबर पे आ गया है। फुटवियर उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आ गया है। चीन के बाद अभी ताइवान की कंपनी एक और आ रही है इंडिया में, तमिलनाडु में लगा रही है वो, उसके बाद होता है नेक्स्ट ईयर में भारत नंबर 1 आ जाए। भारत फुटवियर का 9वां सबसे बड़ा निर्यातक है। 9वां, मोबाइल का आया था ना बीपीएससी में, हो सकता है फुटवियर का भी आ जाए। स्मार्टफोन 2022 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है भारत में 2022 में, मगर अब जो लेटेस्ट डाटा आया है उसमें ये सेकंड नंबर पे आ गया है। चाइना, भारत, फिर अमेरिका। तेलंगाना भारतीय फार्मा उत्पादन में 30% का उद्योग का योगदान दे रहा है तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी की तर्ज पे भारत उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर फार्मास्यूटिकल पार्क और जो है बुंदेलखंड में ललितपुर में उसमें बनाया जा रहा है बल्क ड्रग फार्मास्यूटिकल पार्क। रेमिटेंस में विश्व बैंक के अनुसार भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता है। रेमिटेंस मतलब विदेशों में जो रहने वाले लोग हैं भारत में कितना प्रतिशत धन भेजते हैं। सेवा निर्यात, विश्व सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.9 हो गई है। सेवा हिस्सेदारी अच्छी हो गई है। उत्पादन में कम है मगर इसमें ज्यादा है। दूसरा स्थान आ गया है। दूरसंचार में दूसरा स्थान है भारत का। कंप्यूटर सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। छठा स्थान सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवा निर्यात में भारत का स्थान छठा है। नेटफ्लिक्स वगैरह भारत में प्रोडक्ट को बेच जाते हैं, भारत के प्रोडक्ट विदेशों में कम बेचे जा रहे हैं। मध्यम अवधि प्रदर्शन, नए भारत के विकास दृष्टि। अमृत काल की विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। अमृत काल की विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। पहला, निजी निवेश को बढ़ावा देना, पीपीपी मॉडल। एसएमई का विकास करना, एमएसएमई का विकास करना। विकास इंजन के रूप में कृषि का इस्तेमाल करना, कृषि की ग्रोथ को बढ़ाना। हरित परिवर्तन को वित्त पोषित करना, ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्रयास करना। शिक्षा व रोजगार के अंतर को पाटना, मतलब जिसके पास शिक्षा हो उसे रोजगार मिले और जो रोजगार वाला है उसको शिक्षा मिले, उसको कौशलता मिले। राज्यों की क्षमता निर्माण पर फोकस, केंद्र के पिट्ठू ही नहीं बनाना राज्यों को, राज्य अपने आप में सक्षम हो अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने में, इस प्रकार से राज्यों को डेवलपमेंट करना। कामकाजी आयु, यूएनओ की जनसंख्या अनुमानों के अनुसार भारत की कामकाजी आयु वर्ग की आबादी, मतलब कामकाजी आयु कितनी है 15 to 59 तक है। 2044 तक बढ़ती रहेगी क्योंकि भारत में जो प्रजनन दर है वो अभी भी 2.1 ऑफिशियल थी, अब 2 पॉइंट हो गई है, मगर अगर 2 पॉइंट से गिनकर 1.9 आ गई है तो समस्या हो जाएगी। अभी ये 2050 तक थी, अभी ये भी घट के 2044 तक आ गई है। 35 वर्ष से कम आयु की आबादी का 65% हिस्सा है, इसीलिए भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। जलवायु परिवर्तन व ऊर्जा संक्रमण समझौताकारी सामंजस्य, जलवायु परिवर्तन जो COP29 हुआ था बाकू में, अजरबैजान बाकू में, उसमें है 444.8 गीगावाट 30 अप्रैल 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता हो गई है, और सरकार इसको करना चाहती है 2030 तक 500 गीगावाट का प्रोडक्शन करना चाहती है। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभी भी नंबर 1 चल रहा है कोयला। देखो यहाँ ये डाटा आता है डायरेक्ट, ये इकोनॉमिक सर्वे से ही मत जोड़ो, इस डाटा को इंडिविजुअली भी पढ़ो, इंडिविजुअली भी नोट करो, अलग से भी डाटा प्रीवियस में देखो आ चुका है। अभी भी कोयले में नंबर 1 है। कोयले के बाद जो सेकंड नंबर पे है वो सेकंड नंबर पे सौर ऊर्जा पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जी का सौर ऊर्जा में काफ़ी बड़ा योगदान चल रहा है, सूर्य योजना। बड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, मतलब जल विद्युत जो है उसके वो 3rd नंबर पे जल विद्युत है। और 4th नंबर पे कौन सी है? पवन ऊर्जा है। 5th नंबर पे गैस ऊर्जा है। पवन ऊर्जा 4th नंबर पे आ गई है, सोलर ऊर्जा 2रे नंबर पे आ गई है। सॉवरन ग्रीन बॉन्ड, अब ये 2025 से भारत सरकार का भी करंट का विषय है, 2025 से भारत सरकार इसको जारी नहीं करेगी आगे से। सरकार ने जनवरी-फरवरी 2023 में 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। 2023 में 20,000 करोड़ रुपए के जारी किए जाए। अध्याय 7 सामाजिक क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता, आयुष्मान भव योजना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जो मैंने लिखे हैं सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है, ग्रीन नहीं, वो गोल्ड बॉन्ड है जो सरकार अब जारी नहीं करेगी। ग्रीन बॉन्ड जारी होते रहेंगे, ग्रीन बॉन्ड जारी होते रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र समृद्धि के बीच स्थिरता, आयुष्मान भव योजना, प्रत्येक गांव व कस्बों में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को संतृप्त करना, सैचुरेटेड करना,
स्थायित्व लाना, नागरिकों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए सितंबर 2023 में शुरू किया गया आयुष्मान भव योजना। जो इसमें वेलनेस सेंटर शुरू किए गए हैं ना, उनके बारे में भी सूचना का विस्तार करना। एम्स देवघर में बनाया जाएगा, यहाँ पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है एम्स देवघर में। पोषण भी पढ़ाई भी योजना मई 2023 में भारत सरकार ने शुरू की थी लास्ट ईयर। R&D में निवेश, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत का अनुसंधान व विकास पर निवेश जीडीपी का 0.64 है। इस पे मैंने डियर शॉर्ट भी बनाया था एक, क्योंकि भारत में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाती, भारत में कोई नया इन्वेंशन क्यों नहीं हो पाता। कारण एक ही है कि भारत जो है 1% भी खर्च नहीं करता R&D पर। अब देख रहे हो ना 0.64% है, जबकि चीन करता है 2.5%, यूएस से ज़्यादा, इजराइल तो उससे भी ज़्यादा करता है, इसीलिए छोटा सा राष्ट्र है इजराइल। और उसके बाद भी देख लो, भारत को इरिगेशन, भारत को एग्रीकल्चर, भारत को हाइड्रो पावर प्लांट, भारत को वो परमाणु मतलब कितनी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। कारण क्या है, इजराइल को पता है कि हम लोग छोटे देश हैं, जोग्राफिकल कंडीशन हमारी बढ़ सकती है, बढ़ा भी रहा है वो। जो सीरिया में हुआ इतना फायदा, तो सीरिया में वहाँ के जो मिलिटेंट थे, सुन्नी मिलिटेंट थे, उन्होंने नहीं कर पाए, इससे ज़्यादा तो फायदा उठा गया इजराइल। तो इसमें है, ये कंपेयर करने के लिए है कि भारत में अभी कम है निवेश। 930 राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात जो है 2023-24 में 930 तक आ गया है। जीव विज्ञान ज्योति कार्यक्रम 2020 में शुरू किया गया था। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम उद्देश्य 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विभिन्न विज्ञान व प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों के कम प्रतिशत को संबोधित करना। मतलब विज्ञान ज्योति कार्यक्रम किसके लिए है? विज्ञान ज्योति कार्यक्रम लड़कियों के लिए है। लड़कियों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें प्रमोट करना 9वीं से 12वीं के। 10 जुलाई 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 11.57 करोड़ शौचालय को बनाया गया था और 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड भी बनाए गए हैं। यूपी इसमें नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश। पीएम आवास ग्रामीण के तहत पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए 2 करोड़ 63 लाख घर बनाए गए हैं। ये बड़ी अच्छी ग्रोथ है। अध्याय 8 रोजगार व कौशल विकास, ये हमारे बजट का दूसरी प्राथमिकता थी, इसमें 8वीं है। बेरोजगारी दर 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई है। ये आ सकता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे भारत में कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर है? वो बेरोजगारी दर कितनी है? 3.2% बेरोजगारी दर है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम पहल, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने व देश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने के लिए काम करेगी फ्यूचर स्किल्स प्राइम पहल। यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए है ये। गिग इकोनॉमी जिसमें यूपीपीसीएस ने 2023 में क्वेश्चन भी पूछा था मेंस में। गिग इकोनॉमी से अभिप्राय क्या है? वो कार्यकर्ता, वो वर्कर, वो काम करने वाले लोग जिनको परमानेंट रोजगार नहीं मिलता है, मगर वो लोग जो है पार्ट टाइम काम करते हैं। जैसे आप लोग जो क्विक सर्विसेज है, क्विक FMCG डिलीवरी सर्विसेज है, ब्लिंकिट वगैरह है, या जोमेटो पे आप डिलीवरी करते हो, जो लड़के आते हैं वो परमानेंट नहीं होते, वो पर ऑर्डर बेस पे काम करते हैं, वो है गिग इकोनॉमी वर्कर। तो गिग इकोनॉमी के लिए 2029-30 तक गिग वर्कफोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। एक बेंगलोर का वीडियो आप सुन रहे होंगे ना, देखा होगा तो आप लोगों ने, थोड़ा बहुत ध्यान देते होंगे चीज़ों पर, तो अखबारों ने भी ये प्रिंट करा था। बेंगलोर में एक इसमें क्या नाम है उसका, इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसने इसने उबेर को करा था। उबेर में इसने बाइक करी थी और उबेर में बाइक करने के बाद रास्ता लंबा था, बातचीत करते गए तो उसने कहा कि यार मैं भी बड़ा परेशान हूँ जॉब से, ऐसा वैसा। तो उसने ऐसी व्यंग करने के लिए पूछा, मगर सैलरी अच्छी मिल जाती है। तो राइडर ने पूछा कि कितने मिल जाते हैं? तो उसने कहा ज़्यादा नहीं, मेरा पैकेज 6 लाख रुपए का है। तो उसने कहा तो क्या फ़ायदा है, इससे बढ़िया तो मैं एज ए गिग वर्कर काम कर रहा हूँ, मर्जी का मालिक हूँ, कोई अपना बॉस नहीं हूँ। जब मैं ऑन करता हूँ सॉफ्टवेयर तब कॉल आती है, जब मेरा मन करता है मैं सॉफ्टवेयर को ऑफ कर देता हूँ। जितने कमाने होते हैं पर डे मेरे को सैलरी मिल जाती है और मैं 80 से 90 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। इसके बाद वहाँ के ग्रुप में, वहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ग्रुप में कई बार ये रोटेट हुआ, फिर अखबार ने भी इसको छापा था। ये हैं गिग वर्कर्स, जिनकी परमानेंट जॉब तो नहीं है, मगर जब भी जरूरत पड़ती है इनको कंपनियां इनको ऑफर करती हैं। जिनको एक्सेप्ट करना होता है वो एक्सेप्ट करते हैं, जिनको नहीं करना होता वो सॉफ्टवेयर बंद करके रहते हैं। गिग वर्कर की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है।
अब देखो ये हमने बजट में पढ़ा था, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना में शामिल कितने ट्रेड हो सकते हैं? तो 18 ट्रेड हैं जिनको पीएम विश्वकर्मा योजना में सम्मिलित किया गया है। कारीगरों व शिल्पकारों को इससे सहायता मिलेगी। अध्याय 9 कृषि व साख प्रबंधन। यदि हम सही कर लें तो कृषि में बढ़ोतरी अवश्य है। कृषि क्षेत्र, भारतीय कृषि क्षेत्र का 42.3% आबादी को आजीविका देता है। वर्तमान मूल्य में जीडीपी में योगदान देता है 18.2 की 18.2% है। ये हमने बजट में भी डाटा देखा था। खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में 329.7 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ये इससे पहले कभी उत्पादन ऐसा इतना नहीं हुआ था। लास्ट ईयर हुआ था 328 मिलियन टन उत्पादन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन निरंतर घट रहा है, घट या बढ़ रहा है? तो हाँ, घट और बढ़ रहा है, निरंतर नहीं बढ़ रहा। हाँ, पिछली बार से बढ़ा है। सूक्ष्म सिंचाई कोष, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, जो करवाया था मैंने यूपी का बजट, उसमें मैंने आपको बताया था केंद्र का जो ध्यान है वो सूक्ष्म परियोजनाओं पर है, इरिगेशन की। अब बड़ी परियोजनाओं को केंद्र लगाना नहीं चाह रहा। सूक्ष्म परियोजनाओं का विस्तार करने हेतु संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के सहयोग से 5,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। मतलब जाके सूक्ष्म सिंचाई जो है, ये जो सूक्ष्म सिंचाई है, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इनको नाबार्ड से सहयोग मिलेगा 5,000 करोड़ रुपए का। तो ये भी कौन सी आ सकती है? इसको कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा विभाग देगा? नाबार्ड। यूरिया गोल्ड, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त बनाया गया है यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर लगने में नंबर 1 है। यूरिया सबसे ज्यादा लगता है भारत में। मछली उत्पादन 2022-23 में मिलियन टन उत्पादन, वैश्विक उत्पादन का 8% और विश्व में तीसरा स्थान लगते हैं हम लोग मत्स्य मछली उत्पादन में, तीसरा स्थान लगते हैं। और मैंने जो आपका वीडियो लिया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि भारत सरकार WTO में ये उठा रही है कि भारत जो है दूसरे नंबर पे आ सकता है। बाकायदा भारत जो है सम्मान कर रहा है किसका? एनवायरनमेंट सेक्शंस का। अगर एनवायरनमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ना करे तो भारत भी सेकंड नंबर पे आ सकता है मछली उत्पादन में। फिलहाल तीसरे नंबर पे है। वैश्विक उत्पादन का हम 8% करते हैं। ऑपरेशन ग्रीन, टमाटर, प्याज, आलू का दायरा बढ़ाकर 22 जल्दी खराब होने वाली फसलों तक किया गया है। 10 फल हैं, 11 सब्जी, 1 समुद्री झींगा है। तो ये ध्यान रखना, ऑपरेशन ग्रीन किससे है? 22 प्रकार की जो फल सब्जियां हैं उनसे है, जो जल्दी खराब होने की जिनकी प्रकृति है, उससे है ऑपरेशन ग्रीन। अध्याय 10 उद्योग, मध्यम व लघु दोनों अपर्याय हैं। मध्यम और लघु दोनों अपर्याय हैं। $50 बिलियन का फार्मा बाजार है भारत का। वर्तमान में भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार $50 बिलियन का है। मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। 20 वैश्विक जेनरिक कंपनियों में 8 भारत में हैं। 8 भारत में है। प्रधानमंत्री जो योजना है, प्रधानमंत्री ये जन औषधि योजना है, वो भी जेनरिक दवाओं पे ही है। कपड़ा निर्माता, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता बन गया है। भारत शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। 7 PM मित्र पार्क, ये भी टेक्सटाइल से संबंधित है। 2028 तक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ है, किस किस जगह है, हर डिस्ट्रिक्ट में, इसका हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। UPSC विद नवीन अग्रवाल। सेवाएं, विकास के अवसरों को बढ़ावा देने वाली कौन सी सेवाएं? भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 55% का योगदान है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र 2024 में सेवाओं का आयात किया गया है। भारत यहाँ पे प्रॉफिट में है। आयात किया गया है $178.3 बिलियन का। वित्त वर्ष 2024 में कुल निर्यात किया गया है 44% सेवा निर्यात। कुल निर्यात जो भारत में होता है, जो भारत में कुल निर्यात होता है सेवा का या और भी वस्तुओं का, उसमें सेवा का निर्यात ही 44% सेवा ही है निर्यात करने वाली। VIR 2024 में अंकटाड द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है। 2023 के लिए FDI प्रवाह में भारत को 15वां स्थान मिला है। FDI को मिलने में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, हम लोग ग्रुप में तो कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग अगर नहीं है ग्रुप में जुड़े तो मत जुड़िएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस उसमें कर लीजिएगा एक काम, इंडेक्सेस जितने भी हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, WTO के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जितने भी इंडेक्सेस हैं उनकी सूची बना लीजिएगा। क्वेश्चन ये भी आता है कहाँ है कहाँ नहीं है। ग्रुप में हमने डाल दी है इंडेक्स। अब की बार 29 इंडेक्स थे, 29 के 29 इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, किसने इसको जारी करा, सब में हमने डाल दिया रिवीजन श्रेणी में। 4E रणनीति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए की जा रही है। 4E में कौन सा है? इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट,
इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन इसमें दी जा रही है। भारत में सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो किससे होती हैं? सड़क दुर्घटना से होती है, ना कि किसी बीमारी से होती हैं। विमानन बाजार तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है भारत का। अगली बार आप पढ़ोगे तो मैं यहां पे लिखवा रहा हूँ दूसरा बढ़ गया है। एयर इंडिया विश्व में सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है विमानों को परचेज करने के लिए, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। फंड ऑफ फंड को तो यूपीएससी ने भी पूछा था। स्टार्टअप की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्थापित किया गया फंड ऑफ फंड्स। 10,000 करोड़ रुपए का कोष इसमें स्थापित किया जाएगा, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उन स्टार्टअप को पैसा फंड दिया जा सके। क्योंकि स्टार्टअप को जब तक हम शुरुआत में स्टार्टअप के पास आइडिया होता है मगर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फंडिंग नहीं होती है, तो फंड ऑफ फंड्स जो स्टार्टअप का फंड है उसको फंड्स करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सरकार ने रखा है ये बजट कम है। इसके बारे में नीति आयोग ने बाद में भी रिपोर्ट करके कहा था सरकार से कि सरकार को अगर सेक्शन मिलता है बजट के द्वारा तो सरकार विभिन्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा इसका एलोकेशन को थोड़ा बढ़ाए। 6G जिसका मैंने कल ही कहा था, 5G चल रहा है, अपना ट्रायल हो रहा है, मगर सरकार 6G पे काम कर रही है। सरकार 6G को एक्सपोर्ट करना चाहती है और विदेशों में। भारत में 6G नेटवर्क प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु 2023 में 6G विजन दस्तावेज लॉन्च किया गया है। खुद पीएम ने लॉन्च करा था। ये भी आ सकता है कि ये किसने लॉन्च किया? ये प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। अध्याय 12 अवसंरचना संभावित विकास को प्रोत्साहन देना। अवसंरचना संभावित विकास को प्रोत्साहन देना मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा जो विकास किया जाएगा उसको। तो इसमें कौन सा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी समर्थन कर दिया है कल, और आज मैंने ग्रुप में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद, सीएम ने इसको सपोर्ट किया है। 2024 तक कुल 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान किए गए हैं। 2025 में 7 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान करने की योजना है, जहां पर रेलवे के द्वारा, एयरपोर्ट्स, एयरप्लेन के द्वारा सभी प्रकार से लॉजिस्टिक की जो सुविधा होती है एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। औद्योगिक गलियारे। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक कल्याण परियोजनाओं का विकास हो रहा है। सरकार ने इसको बढ़ा के 12 कर दिया है। रेलवे। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया है। चौथे नंबर पे भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया है, और इसका कारण यह है कि भारत ने मेट्रो को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। ये डियर एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन नहीं है, अलग से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। इस विजन के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप द्वीप समूह को पर्यटन व अन्य पहलों के लिए विकसित करने की योजना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप द्वीप समूह को पर्यटन व अन्य पहलों के लिए विकसित करने की योजना है। और लक्षद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। लक्षद्वीप में जो पहला प्राइवेट बैंक खुला है वो कौन सा? HDFC बैंक खुला है। करंट अफेयर में हमने पढ़ा है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, 21 हवाई अड्डों को मंजूरी है, जिसमें 12 हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं। ग्रीनफील्ड, देश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बन गया है। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बन गया है। सरकार हवाई अड्डों में काफी प्लान कर रही है भारत में, मगर फिर भी अभी इस क्षेत्र में बहुत किया जाना बाकी है। अभी तक हर मतलब 2.459 मतलब काट के नहीं, मतलब ये समझो कि अभी तक जो है 100 में से 2.5 लोग ही बैठे हैं फ्लाइट में। 2 लोग लगा लो, 3 लोग लगा लो, मतलब परसेंटेज लगाते हैं ना भारत में कितने लोग बैठे हैं, उसकी परसेंटेज आंकड़े निकलते हैं। तो ये लगा लो कि 2 या 3 ही लोग बैठे हैं एयरपोर्ट्स में, एरोप्लेन में। अगर भारत सरकार इसको बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश ने भी अपनी खुद की एक खुद की बनाई है एयरलाइन, और नेपाल ने भी अपनी एयरलाइन जो है खुद की डोमेस्टिक ब्रिगेड कर रहा है। नेपाल भी बिना किसी के सहयोग से उसको चलाने के लिए, ताकि क्या यही विश्व भारत का सबसे बड़ा सेगमेंट है बढ़ने वाला। और रेलवे की जो फर्स्ट क्लास श्रेणी की टिकट का खर्चा लगता है, उतने में भारत सरकार का विजन है कि टिकटों का किराया उतना पहुंच जाए। प्राइवेट कंपनियों का विजन ये है कि टिकटों का किराया इतना पहुंच जाए जो कम से कम रेलवे के ना AC फर्स्ट में क्लास में यात्रा कर रहे हैं वो लोग जो है चुने रेलवे की जगह किसको चुने? फ्लाइट को। और स्टेट की बात करें तो इसमें सबसे बढ़िया प्रमोट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, बता चुका हूं पहले के लेक्चर में भी, वो किसमें है? राजस्थान में। राजस्थान में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे काफ़ी कम कर दिया GST। ऊर्जा क्षमता, मार्च 2024 तक 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की गई है। पवन ऊर्जा स्थापित में भारत चौथे स्थान पर है।
पवन ऊर्जा में भारत में टोटल जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें पवन का सेक्टर में विंड एनर्जी जो है वो भी 4th नंबर पे है और भारत विश्व में 4थे नंबर पर ही है इसमें मैन्युफैक्चर में। पीएम आवास अर्बन, अर्बन का मतलब शहरी की योजना है। पीएम आवास योजना शहरी को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है, जो अभी खत्म हो रहा है, जो 10-5 दिन में, मतलब 12-15 दिन में। एआई कंप्यूटर एरावत, ये अलग से क्वेश्चन उठने की संभावना है। जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन हुआ 2023 में, शीर्ष 500 की सूची में 75वें स्थान पर आया है कंप्यूटर एरावत अपना इंडिया का। इंडिया का ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो कौन सा है डियर, एरावत है। अध्याय 13 जलवायु परिवर्तन में भारत, हमें इसमें समस्या को अपने नजरिए से क्यों देखना चाहिए, ये इसकी हेडिंग है। भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी मूल जड़ों वाली टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना चाहिए, जिसके तहत लाइफ योजना, लाइफ स्कीम भी चलाई जा रही है कि जीवन का स्तर कैसा हो। दूसरे देशों की प्रथाओं को तभी अपनाना चाहिए जब वह भारत के लिए अनुकूल व टिकाऊ हो। मतलब इलाज कर, जैसे आ गया ना मिशन लाइफ, मिशन लाइफ में स्थायी रूप से जीने के लिए 75 लाइफ कार्रवाई की सूची शामिल है। जैसा मैंने बताया था, अभी मैंने एक शॉर्ट बनाया था, अगर आपने देखा हो तो वो था फास्ट फैशन का। फास्ट फैशन इकोनॉमी एक नई टर्म है, इस पे वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी कि इस पे वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी कि फास्ट फैशन इकोनॉमी की वजह से कितना हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो आप लोग वो शॉर्ट वगैरह देखा करो डियर। कभी भी मैं शॉर्ट आपके ना हंसी मजाक पे, जोक पे, कभी भी मैं व्यंग करने पे, कभी भी मैं टाइम पास के लिए नहीं बनाता। आपके सारे शॉर्ट्स मेरे देखोगे, कोई रुपए पे है, कोई भारत के लिए है, कोई भारत में रोजगार के लिए है, सब कुछ इसी पे है। क्योंकि अपना स्वभाव भी नहीं है खैर उस तरह का कि गोली कट्टे चलाने वाला, और ना ही अपना स्वभाव कोई ऐसा हंसी मजाक करने वाला। अपन भी सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस ही रहते हैं ज़िंदगी में, और ज़िंदगी ने सीरियस ही कर रखा है। इसीलिए अपने लेक्चर भी आप देखना बिल्कुल सीरियस होते हैं। करीब करीब 15,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज़ इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि कई स्टूडेंट खुद मेरे कहते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास हम ऑफलाइन तो लेते हैं सीरियस में, चाहे वो आपकी हो जाए चाहे ऑप्शनल हो जाए, मगर जो हम लोग वीडियो वगैरह देखते हैं ना, हंसी मजाक वाले देखते हैं, जिसमें लाइटनेस के लिए देखते हैं, तो वो देखते हैं। अब वो आपकी इस बात सही है, मगर अपना नेचर ही नहीं है ऐसा, तो क्या किया जाए उसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता। अब मैं पक गया हूँ कतई, अब मेरी उम्र भी हो गई है, मेरी उम्र कोई 20-22 साल वाली जो मैं ट्रेंड हो जाऊँ। इसीलिए आप लोग देखना शॉर्ट्स वगैरह भी एक जो है यूपी के फोकस रहते हैं, क्योंकि यूपी जो है मेरा कार्य क्षेत्र भी रहा, किसी जॉब में भी था मैं यूपी में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, तो वहाँ भी था मैं यूपी में काफ़ी पहले, और यूपी का थोड़ा रहा भी, और यूपी में रिलेटिव भी रहते हैं। यूपी के आसपास का ही मैं रहने वाला हूँ, यूपी का तो खैर नहीं हूँ, रहने वाला हूँ। यूपी पीसीएस का हमने पेपर भी दिया, एक अच्छे पोस्ट तक हम लोग भी पहुँचे, फाइनल नहीं पहुँच पाए, बात अलग है। तो हम लोगों का ये ग्रोथ भी रहा, तो इसीलिए हमारा डेडिकेटेड इसी पे है। शॉर्ट्स वगैरह भी आपको इसी पे मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के बजट में कि जैसे देश में केंद्र में संसद है, लोकसभा, राज्यसभा में विधानसभा है, वैसे उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पंचायत विधानसभा होंगी या पंचायत सभा होंगी। तो इसका भी मैंने शॉर्ट्स आपका बनाया था यूपी के लिए। यूपी में जो मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे पहले, भारत यूपी का पहला स्टेट बन गया है जहाँ डीएम और डिविजनल कमिश्नर की ड्यूटी लगाई गई है कि आप लोग निवेश को बढ़ाइए, उस पर भी मैंने शॉर्ट्स बनाया था, पूरी सूचना आपको दी थी। तो आप लोग ये देखते रह गई है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर यूपी कर रहे हो तो आप यूपी फोकस कर रहे हो। बिहार पे अपना कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं था, क्योंकि बिहार के हमारे पास दिल्ली में भी स्टूडेंट कम है, और बिहार थोड़ा सा, मतलब मैं स्पेशलाइजेशन वाला व्यक्ति हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मल्टीटास्किंग अपने से हो नहीं पाती है, स्पेशलाइजेशन रहे। अपन लोग ज़्यादा स्टेट को टारगेट भी नहीं कर रहे हैं। अभी कई स्टूडेंट कह रहे थे कि मध्य प्रदेश आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, इसके लिए भी आप वीडियो बनाइए, नहीं है मुमकिन। हम सिर्फ फोकस रखना चाहते हैं अपना यूपीएससी और यूपी पीसीएस पे, इसी पे फोकस रखेंगे। स्पेशलाइजेशन हमें इसी में करनी है ताकि आप लोग कर पाएँ, और उसके लिए भी जॉब सिर्फ वो जो यूपीएससी निकालेगा, बाकी यूपी पीसीएस निकालेगा, आयोग निकालेगा। ये स्टेट में जो नीचे की जॉब होती हैं वो अपनी सीमा भी वहाँ तक नहीं है, क्योंकि अपना क्षेत्र भी नहीं है वो सारा के सारा। तो आप लोग उन शॉर्ट्स को देखिए, उनसे आप लाभान्वित होंगे, वो आपका टाइम खराब नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मिशन लाइफ में स्थायी रूप से जीने के लिए 75 लाइफ कार्रवाई, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। 75 कितनी कार्रवाई है? मिशन लाइफ 75 है। आर्थिक सर्वे 2023-24 संबंधित अन्य तथ्य कौन से हैं? चाइना +1 रणनीति, हाँ ये देखो, ये आईआर का पोर्शन भी है, ये मेंस में भी काम आएगा और ये इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा। चाइना +1 रणनीति क्या है? चाइना से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना,
चाइना से आयात को कम करना। मतलब इसमें क्या है, चाइना जो वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ पे मोस्टली हर कंपनी का हेडक्वार्टर है। भारत सरकार का ये प्रयास रहना चाहिए, जो कंपनी चाइना में रह रही है, चाइना प्लस वो कंपनी एक जगह, अब विदेशी कंपनियों का भी ये रुझान है। चाइना की जो कंडीशन है, चाइना पे जो अमेरिका की सोच है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनकी जो सोच है, उनकी बयानबाजी है, चाइना में जो मॉडल है कंपनियों का, चाइना में लोकतंत्र नहीं है इतना। विदेश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर लोकतंत्र की हैं, डेमोक्रेटिक स्टेटस की हैं, इसीलिए चाइना उनकी जो है तबीयत से मेल नहीं खाता है। तो इसलिए हर कंपनी चाह रही है चाइना के साथ साथ हम अपना कोई ना कोई सब्सिट्यूट बना कर रखें, किसका, प्रोडक्शन का। इसीलिए वो चाइना प्लस वन रणनीति चल रही है। मगर भारत इस चाइना प्लस वन रणनीति में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। भारत ने जो सोचा था कि चाइना के बाद कंपनियां भारत में ऑटोमेटिकली आएंगी, ऐसा नहीं होता है। भारत में ऑटोमेटिकली आने के लिए ईज ऑफ डूइंग में भी काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर कंपनियां कहाँ चली गई हैं, ज़्यादातर कंपनियां कहाँ चली गई हैं, ज़्यादातर कंपनियां जो चली गई हैं, एक मिनट डियर, कंपनियां जो चली गई हैं वो कहाँ चली गई हैं डियर, वो चली गई हैं अपना वियतनाम में, मलेशिया में, भारत में आई नहीं है, ताइवान में चली गई हैं। अंतरिक्ष संपत्ति, भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं, ये भारत के लिए बहुत अच्छी पॉइंट है। 18 संचार उपग्रह हैं, जिसमें 18 संचार उपग्रह में 9 नेविगेशन उपग्रह हैं, जो जीपीएस होता है ना वैसे ही है भारत का ये। 5 वैज्ञानिक उपग्रह हैं, 4 मौसम संबंधी उपग्रह हैं, 20 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हैं भारत के पास। एआई मिशन, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, व्यापक भारत एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए दे चुका है। सौर ऊर्जा में 30 अप्रैल 2024 तक संचयी स्थापित क्षमता है 82.64 मेगावाट की, स्थापित क्षमता में 15 मेगावाट की वृद्धि, गीगावाट की वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति, 29 राज्य व यूटीएस में मुद्रास्फीति 6% से कम की दर्ज की गई है और 6% तक भारत सरकार नॉमिनल बैंड लेके चलती है, क्योंकि भारत सरकार का कितना बैंड है, 4% ±2। खाद्य मुद्रास्फीति 2023 में 6.6 से 7.5 दर्ज की गई, ये थोड़ी ज्यादा है। इसमें है ई कॉमर्स, वर्ष 2030 तक भारत का ई कॉमर्स उद्योग 350 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जाने की उम्मीद है। तो भारत में तो ई कॉमर्स बढ़ ही रहा है धीरे धीरे करके। व्यापार घाटा 265 अरब डॉलर से घटकर 240 अरब डॉलर हुआ है, क्योंकि सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है और इंपोर्ट पे सरकार ने सीमित करने के लिए प्रयास किया है। प्रमुख चुनौतियां, सरकार के समय प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं, वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों, जियोग्राफिकल परिस्थिति जो है, ठीक है ना, जियो पॉलिटिकल परिस्थिति क्या है, यूक्रेन और रशिया के बीच में प्रॉब्लम है, अमेरिका के भी राष्ट्रपति आने वाले हैं तब कैसी प्रॉब्लम होती है। वह विकसित देशों में उच्च ब्याज दर के कारण एफडीआई की न्यूनतम संभावनाएं हैं। एफडीआई की क्यों, जब विदेशों में ही उच्च ब्याज दर मिल जाएगी तो वो भारत में निवेश क्यों करेंगे, कारण है। और भारत में जब तक एफडीआई नहीं आया, क्योंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, उसे विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। आयात हेतु चीन पर अत्यधिक निर्भरता है। भारत ईवी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए बढ़ा रही है, मगर लिथियम और क्रिटिकल मिनरल जो हैं अभी भी कहाँ होते हैं, चाइना से ही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई इंटेलिजेंस के उदय से इंटरनेट संचालित बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र बाधित होने की संभावना है, बीपीओ जिसे कहते हैं। भारत किंग है बीपीओ सर्विस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, कॉल सेंटर जिसे देशी भाषा में बोल देते हैं। निजी निवेश में कमी, मतलब निजी निवेश में कमी, भारत में निजी निवेश कम हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट व्यक्ति का। रोजगार संबंधी उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़ों की कमी, रोजगार से संबंधित आंकड़े ढंग से आ नहीं पाते हैं। सरकार सारे डाटे कहां से लेती है, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड से ही सरकार ज्यादा डाटा लेती है। सोशल मीडिया व अत्यधिक स्क्रीन टाइम से जीवन शैली संबंधी नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया व अत्यधिक स्क्रीन टाइम से जीवन संबंधी शैली नुकसान हो रहा है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा इस बार ऑक्सफोर्ड प्रेस यूनिवर्सिटी ने जो इस बार का जो वर्ड दिया है वो भी क्या दिया है, ब्रेन रोट। ब्रेन रोट क्या है, मतलब जो सोशल रील वगैरह है इसमें दिमाग को उलझाए रखना और उससे उसकी काम करने की शक्ति पे फर्क पड़ना। अनुशंसित समाधान क्या है, समाधान क्या करें हैं, आयोग क्या कहता है, निजी क्षेत्र द्वारा रोजगार का सृजन, सरकारी नौकरियों की तरफ ही ना भागे, निजी क्षेत्र में भी नौकरियों को बढ़ाएं। निजी क्षेत्र द्वारा जीवन शैली में परिवर्तन किया जाए, कृषि क्षेत्र का पुनर्जीवन किया जाए, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा कि लगभग 46% जनता कृषि पे डिपेंड करती है। विनियामक बाधाओं को दूर करना, अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को बहुत कुछ करना है। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण करना, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म है इसको जल्दी से जल्द बढ़ाया जाए। आर्थिक सर्वे 2023-24 में प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक,
चावल, इनको हम लोग देख चुके हैं, अलग से मैंने क्रॉप वगैरह की वीडियो बनाई थी, फास्ट देखेंगे। चावल में तेलंगाना नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश सेकंड है, गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, मक्का के अंदर कर्नाटक नंबर 1 है, यूपी टॉप 3 में नहीं आता। कुल मोटे अनाज में इस बार राजस्थान है, लास्ट ईयर कर्नाटका था। अरहर में यूपी तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे अरहर में कर्नाटक नंबर 1 है। कुल दालों में जो है यूपी टॉप 3 में कुल दालों में नहीं आता है, नंबर 1 है मध्य प्रदेश। चना में नंबर 1 मध्य प्रदेश है, यूपी चना में भी टॉप 3 में नहीं आता। कुल खाद्यान्न में ओवरऑल यूपी नंबर 1 है कुल खाद्यान्न में। मूंगफली में गुजरात है नंबर 1, लास्ट ईयर राजस्थान था। रैपसीड व सरसों में राजस्थान नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर है। रैपसीड व सरसों में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर है, राजस्थान। सोयाबीन में मध्य प्रदेश है, टॉप 3 में यूपी नहीं है। सूरजमुखी में कर्नाटक नंबर 1 है, टॉप 3 में उत्तर प्रदेश यहाँ भी नहीं है। कुल तिलहन में टॉप 3 में यूपी नहीं है, राजस्थान नंबर 1 है। गन्ना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका। कपास में टॉप 3 में यूपी नहीं है, कपास में गुजरात नंबर 1 है। जूट व मेस्ता में पश्चिम बंगाल ही रहता है। आज भी अखबार में पश्चिम बंगाल के बारे में न्यूज आई है। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश जहां से हम लोग सबसे ज्यादा आयात करते हैं, नंबर 1 चीन, नंबर 1 चीन से हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं। रशिया से सबसे ज्यादा आयात करते हैं हम, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हो रहा है। यूएई से सबसे ज्यादा आयात करते हैं हम। 4th नंबर पे यूएसए है और 5वें नंबर पे सऊदी अरब है, जिससे हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं। ये श्रेणी घटते या बढ़ते क्रम में आ सकती है। अपने ग्रुप में हमने कई बार, टेलीग्राम ग्रुप में हमने इसको कई बार रिवाइज करवाया है। निर्यात, सबसे ज्यादा निर्यात हम किसको करते हैं, नंबर 1 यूएसए है, नंबर 1 हम यूएसए को करते हैं। इससे हमारा व्यापार घाटा नहीं है, इससे हम लोग घाटे में नहीं है, इससे हम लोग अधिशेष है, व्यापार का हमारे पास सरप्लस होता है इससे। यूएई 8.3 करते हैं, यूएई सेकंड नंबर पे है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। नीदरलैंड को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ये थर्ड नंबर पे है। देख रहे हो परसेंटेज कितनी कम है। जिन 2 देशों में हमारे टॉप 3 है निर्यात में, जितने देश हैं उतना तो अकेला हम चाइना से निर्यात कर रहे हैं, चाइना से आयात कर रहे हैं, इसीलिए हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है, रुपया इसीलिए गिर रहा है। रुपये के गिरने का एक कारण एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ही सबसे ज़्यादा है। इसीलिए भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को तवज्जो दे रही है, अगर उसको तवज्जो दे देगी तो बड़ा फायदा उसको हो जाएगा। निर्यात हो गए। गन्ना, वो सॉरी, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, 2016 से 2024 लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो के क्वेश्चन आते हैं। 2016 से 2024 में सबसे ज़्यादा जो आदमी जीता है, एवरेज जो जीना है उसके सबसे ज़्यादा जीता है 75 वर्ष, सबसे ज़्यादा केरल में है। और क्यों, क्योंकि हर सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स में केरल नंबर 1 है, हर सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स में। जिसका दूसरे स्थान पर क्या है, निम्नतम स्थान उत्तर प्रदेश में है, 66 है ये, उत्तर प्रदेश में 66। और पुरुष जो है, महिलाएं जो हैं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा जीती हैं, ध्यान रखना, महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा जीती हैं। महिलाओं को हार्ट अटैक भी बहुत कम आता है, बहुत ही रेयरेस्ट से रेयरेस्ट सुना होगा, रेयरेस्ट है रेयरेस्ट, दुर्लभ से दुर्लभतम होगा कि महिलाओं को भी हार्ट अटैक आया, ज़्यादातर ये पुरुषों को ही आता है। शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है मिजोरम में, सबसे कम न्यूनतम मिजोरम में, अधिकतम मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर। जन्म दर प्रति 1000 पे 2020 में शीर्ष नंबर पर बिहार में सबसे ज्यादा जन्म दर थी, उसके बाद सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। इसीलिए यूपी बिहार का जो है राजनीति में इतना प्रतिष्ठित स्थान है। निम्न स्थान गोवा, गोवा में जन्म दर बहुत कम चल रही है, सबसे निम्न चल रही है। मृत्यु दर प्रति 1000 पे 1000, 2020 का डाटा लेटेस्ट, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। न्यूनतम क्या है, दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर है, एनसीटी नहीं एनसीआर है, एनसीआर में है सबसे कम। कुल प्रजनन दर 2020 में सर्वाधिक बिहार में है, मतलब एक औरत अपने प्रजनन काल में बिहार में 3 बच्चों को जन्म देती है। यूपी में भी करीब 2.7 है, मध्य प्रदेश में थर्ड नंबर है। न्यूनतम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है। कुल प्रजनन दर में न्यूनतम और तमिलनाडु, न्यूनतम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जो है वो सबसे नीचे आ रहे हैं। मध्य बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश वो सर्वाधिक है। ये घटते बढ़ते क्रम में डियर आ सकता है। तो यहाँ पे आज हमारी क्लास खत्म हो गई, पीटी ओरिएंटेड क्लास खत्म हो गई। अब डियर कोई क्लास अभी तक तो लगाने की संभावना नज़र आती नहीं है। कारण क्या है, अभी इस समय क्लास के व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, आप लोग भी लगे होंगे अपने मैटर को, मटेरियल को कंबाइन करने में, उसको पूरा की पूरा इकट्ठा करने में, उसको पूरा की पूरा जोड़ने में, पूरा आप लोग उसमें लगे होंगे और लगे रहना भी चाहिए। उसको लगे रहना भी चाहिए, तभी व्यवस्था
बन पाएगी। अभी कुछ नया भी देखना नहीं चाहिए। और ये भी मैंने जो करवाया है एक तरह से जस्ट फॉर रिवीजन है। एनसीईआरटी का बजट सेक्शन चला और इसी के साथ साथ ही इस इकोनॉमिक्स का जो स्पेशल बैच चलाया था यूपी स्पेशल, उसमें भी ये मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, तो आप लोग इसमें भी देख चुके हैं। तो आज की कक्षा का समापन यही करते हैं डियर। टेलीग्राम चैनल आप लोगों के पास है ही मेरा, टेलीग्राम यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल, इससे आप जुड़ सकते हैं। और कई लोग कह रहे थे जो चैनल है, जो व्हाट्सअप है, उसका बताया नहीं है कई बच्चों को, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ सबको ही पता है। अपना नंबर खुद ही भूल जाते हैं हम, उम्र हो गई यार। ये नंबर आप लोग याद रखना, ये टेलीग्राम नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको होती है, कोई आप सलाह लेना चाहते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल नहीं लगेगी आपकी। ये व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, वॉइस कॉल आप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी प्रकार से आप इसको करके हमसे जुड़ सकते हैं। कोई समस्या आए डियर, मोस्ट वेलकम है, आपके साथ हैं। और आपको कभी मैंने किसी भी उससे आपको मैंने कोई कोर्स बेचने को भी नहीं कहा है कि आपको कोई कोर्स मैंने बेचना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप इस पे जुड़ सकते हैं हमसे, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल। बल्कि उसको आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप उसका यूज़ कीजिए, आप उसका यूज़ कीजिए। जो आप लोग जब जाएंगे किसी सेंटर पे तो क्या बोरिया बिस्तर ले आएंगे, मतलब कुछ विद्यार्थी की तो आदत होती है कि जो उतने महीने में नहीं पढ़ा उसको सारे बैग में ले जाना, रात को ये पढ़ूंगा सुबह पढ़ूंगा। ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें होती हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। वास्तव में ये है, दिमाग में दुविधा हो रही होती है, कैसी जगह मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे जाएंगे, कैसे जाएँ, ज़्यादा पैसे खर्च ना हो जाएँ, सारी बातें होती हैं दिमाग में। मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ तो उसमें होती हैं ही सारी बातें। तो मगर अगर आप मोबाइल तो कैरी करेंगे ही, और हर सेंटर में मोबाइल रखने की व्यवस्था होती भी है। मोबाइल में ही ये जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, चलता फिरता आप लोगों के लिए बनाया है। ये चलता फिरता आप लोगों के लिए एक तरह से रिवीजन सेंटर हो सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सीसेट को छोड़ करके। क्योंकि सीसेट का मैंने बताया आप लोग सपोर्ट करते नहीं है, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। सीसेट के लिए हम टीचर लाना चाहते थे मगर लग नहीं रहा, दूर दूर तक ला पाएंगे, क्योंकि अभी तक चैनल मेरा मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, पैसे आते नहीं है, कुछ कमाई होती नहीं है ऑनलाइन सेगमेंट से, खर्चा पूरा हो जाता है। आप लोगों का सपोर्ट जो अपेक्षित था वो मिल नहीं पा रहा इतना। चलो आप लोगों की इच्छा है, वो तो हर किसी इंडिविजुअल है, देश स्वतंत्र है, उसमें है। मगर टेलीग्राम चैनल में जीएस के सेक्शन में पेपर 1 को हमने पूरा मजबूती के साथ डाल दिया है। करंट अफेयर लगातार डालते हैं, करीब 300 पोस्ट लगातार डलती हैं उसके अंदर, 300 पोस्ट। और टेलीग्राम चैनल जो है इसका आपको मैं बता ही चुका हूँ, इसका नाम क्या है, यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से ये है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये चलते फिरते आप लोग किताब हो सकती है। तो आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में उत्साह के साथ, जोश के साथ। अब एनसीईआरटी की सीरीज जो इकोनॉमिक्स की चल रही थी उसमें शायद 2 या 3 चैप्टर रहे थे एनसीईआरटी में, क्योंकि अपनी आदत रही है ऑफलाइन में ऑनलाइन में, बच्चे आएँ ना आएँ, कम आएँ ज़्यादा आएँ, कैसे भी हो, अगर बैच शुरू कर दिया तो वो बैच अंतिम मुकाम तक तो जाएगा। बीच में छोड़ने की आदत नहीं है, जो ज़्यादातर दिल्ली के टीचरों की आदत रहती है कि बीच में छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, कोई कहानी नहीं है। एनसीईआरटी का बैच बीच में इकोनॉमिक्स का कम कर दिया था। कारण क्या था इकोनॉमिक्स के बैच में, कारण एक ही था कि उस समय यूपी पीसीएस के बैच चल गए थे, क्लास चल गई थी। इतनी हमारी कोई फाइनेंशियली कंडीशन है नहीं कि हम 4-4 घंटे ऑनलाइन पढ़ा सकें, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोगों ने क्लास को 2 घंटे पर डे को सीमित कर रखा है कि 2 घंटे ही मैक्सिमम क्लास होगी, 1-1 घंटे की 2 घंटे हो या 2 घंटे की क्लास हो। मगर अब जो एनसीईआरटी बची है, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की, उसको ख़त्म करना है। उसकी क्लास शायद कल से शुरू हो जाएंगी। 2 या 3 चैप्टर उसमें रहे हैं, विदेश व्यापार रहा है, उदारीकरण रहा है, ऐसे कुछ चैप्टर्स उसमें रहे हैं, वो कवर हो जाएंगे। फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं, एनसीईआरटी पॉलिटी सबसे पहले, उसके बाद शुरू करेंगे यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की बैच। तो जुड़े रहिएगा यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल में, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा अगर इच्छा हो तो। बाकी तो जो जीवन चल रहा है, जीवन चल ही रहा है बाकी तो। ठीक है, थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।